दोस्तों ये एक बहुत ही खतरनाक टाइप की एक्शन रोमांस और लड़ाई वाली स्टोरी है। मतलब इसमें कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। इसमें जो हमारी लड़की है वो लड़कों के ऊपर भी भारी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ा आ जाएगा। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी आपको देखने में एकदम खतरनाक मज़ा आ जाएगा, तो बने रहना। तो हमें एक बहुत ही खूबसूरत दिन को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी तोमो रहती है और वो अपने पसंदीदा दोस्त यानी अपने बचपन के दोस्त को यहाँ पे प्रपोज करने जा रही होती है, जिसका नाम रहता है जुनिची। तो यहाँ पे वो कहती है कि मैं तुम्हें बचपन से ही पसंद करती हूँ, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात कहती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मगर जो जुनिची रहता है थोड़ा बहुत बहन का भाई रहता है, और यहाँ वो कहता है हाँ तुम भी मेरे पक्के वाले दोस्त हो। इसका मतलब वो उसे लड़का समझता था, लड़की नहीं समझता था। लेकिन जो हमारी तोमो है वो लड़की रहती है। तो तुम लोग समझ सकते हो जुनिची कितना बड़ा बहन का भाई रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो बचपन से इसके साथ स्कूल जा रही होती है, तो आज भी ये जा रही होती है उसके साथ ही स्कूल। फिर हमें पहले के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो यहाँ पहले ये लोग अलग अलग स्कूल में जाते थे, लेकिन फिर बाद में ये लोग एक ही स्कूल में मिल जाते हैं और अब देखो साथ में जाना पड़ रहा है। और ये समझता था कि भाई लड़का इसलिए उसका पिछवाड़े पे मार दिया तो ये उसके पेट पे मार देती है, और बता नहीं रही होती है भाई बहुत ज्यादा, लेकिन शर्मा भी रही होती है। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ये अपनी दोस्त मीजू के साथ रहती है। तो मीजू यहाँ पे कहती है कि जाहिर सी बात है वो तुम्हें बचपन से लड़का समझता आया है और कभी भी तुम्हें लड़की नहीं समझेगा। यहाँ तक कि मैं भी तुम्हें लड़की नहीं समझती हूँ, क्योंकि बचपन में तुम घर घर नहीं खेलती थी। बचपन में तुम लड़कों वाले गेम खेलती थी, जैसे कि पावर रेंजर्स वैसे वाले गेम खेलती थी, चोर पुलिस वैसे वाले गेम खेलती थी। तुम कभी किट किट नहीं खेलती थी, ना ही बारबी डॉल के साथ खेलती थी। तुम तो हमेशा लड़कों के साथ ही खेलती थी और लड़कों वाले ही गेम खेलती थी और कपड़े भी वैसे ही पहनती थी। तो जाहिर सी बात है कि वो तुम्हें लड़का ही समझेगा, कोई भी तुम्हें लड़का ही समझता है, क्योंकि तुम लड़की जैसी दिखती नहीं हो। लड़की जैसा अगर दिखना है, चाहना है, तो थोड़ा सा मतलब चाल चलन में अपना थोड़ा टेढ़ापन लाओ। मेरा मतलब इधर उधर ऐसे ऐसे करो तब ना होगा। तो यहाँ पे ये जा रही होती है जहाँ पे ये काफी सॉफ्ट बोल रही होती है। तो जूनिची कहता है कि ऐसे बुढ़ऊ जैसा क्या बोल रही है। तब यहाँ पे उसे काफी ज्यादा बुरा लग जाता है तोमो को, और कहती है कि तुम। फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है। वो कॉलर पकड़ लेता है और यहाँ पे देती है उसके मुंह पे एक जोरदार पंच। आगे हम देखते हैं कि उसके डैड कहते हैं कि ये तुम्हारे मुंह पे क्या हुआ। तोमो बताती है कि मेरी जुनिची के साथ लड़ाई होगी। उसके डैड कहते हैं तो तुमने उसे मारा। वो कहती है कि मैं उसे कैसे मार पाती, वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है और वैसे भी वो आप ही का तो स्टूडेंट है। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि बेवकूफ कहीं कि तुम उससे हार के आ गई, तुम दोनों मेरे ही स्टूडेंट हो। और पूरे कराटे क्लब में यही एक अकेली फीमेल मेंबर रहती है, बाकी सब मेल रहते हैं, लेकिन सभी मेल के ऊपर ये अकेले भारी पड़ जाती है, क्योंकि इसके डैड जो है कराटे एक्सपर्ट है और जैसा बाप है वैसी बेटी भी है, ये भी कराटे एक्सपर्ट है। तो दोनों का मतलब कुछ मेल ही नहीं है, दोनों खतरनाक यहाँ पे लड़ाई हो रही होती है। और अगले दिन वापस से मतलब वही दोस्त वाला होते हैं, तो वो वहां पे माफी मांगने के लिए आता है। कहता है मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन तुमने शुरू किया था ना, आओ मैं तुम्हें गुदगुदी कर देता हूँ। तो वो फिर से उसे मारती है और कहती है बेवकूफ कहीं का, एक नंबर का ये गधा है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा जुनूची है वो थोड़ा सा बोलता है, तो बेचारी को यहाँ पे शर्म आ जाती है, लेकिन वो उसे लड़का ही मानता है। ठीक है, देखो कैसे कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि ये बैठी ही रहती है मीजू के साथ में। मीजू कहती तुम आती जाती उसके साथ और लंच मेरे साथ करती हो। तो वो बोलती है कि अगर कोई लड़की लड़का साथ में अगर लंच करते हैं तो लोग उनके बारे में अफवाह फैला देते हैं ना कि वो वाला रिलेशनशिप चल रहा है। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन जो मीजू रहती है कहती है कि ठीक है तुम नहीं चाहती हो, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों अच्छे से कपल बन जाओ, इसलिए हम लोग चलेंगे, हम लोग जुनूची के साथ चलेंगे लंच करने के लिए। तो वो कहती तुम पक्का सीरियस तो नहीं ना हो, लेकिन वो तो यहाँ जा रही थी। बात ये रहता है कि मीजू और जिनूची में 36 का आंकड़ा रहता है। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन बचपन के दोस्त रहते। तो वो ये बात अच्छे से जानती थी और यहाँ पे वो लोग चुपचाप खाना खा रहे होते। तो वो बस दोनों को देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पे वो जान रही थी कि झगड़ा कभी भी इन दोनों के बीच में हो सकता है, इन दोनों का मतलब हमेशा ऐसे ही रहता है। तो ये तोमो का हाथ से ही उसका चॉपस्टिक से खा लेता और ये एकदम शर्मा जाती है। इसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या हुआ। देखो तोमो भले ही कितना भी मर्दाना क्यों ना हो, लड़की रहती फिर भी, मगर अंदर से ये है तो आखिर एक प्यारी सी लड़की है। तो बेचारी बहुत ज्यादा शर्मा गई थी। बाद में हम देखते हैं कि जुनुची का एक दोस्त आता है जिसका नाम तात्सुमी रहता है, जो पूछ रहा होता है कि क्या तुमने तोमो के साथ वो सब किया, तुमने उसके साथ वो सब गेम खेला क्या। अब यहाँ पे जुनुची समझ रहा होता है कि वो कराटे के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वो और तोमो तो बचपन से ही कराटे करते आ रहे हैं। तो वो कह देता है कि हाँ हमने ऐसे ऐसे किया, हमने वैसे वैसे किया और वैसे वैसे भी किया। तो अब यहाँ पे तात्सुमी गलत समझ लेता है और फिर बोलने लगता है अच्छा। मीजू जाके बाद में बताती है तोमो को कि देखो वो लोग गलत समझ रहे हैं, मतलब ऐसे वैसे 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 वो उसने समझ लिया है। तोमो गुस्से में जाती है और फिर मारना शुरू कर देती है भाई उसे बहुत बुरी तरीके से। आगे हम देखते हैं कि ये तात्सुमी के पास में जाती है और बोलती है तुमने गलत समझ लिया, असल में जुनुची तुम्हें कराटे के बारे में बता रहा था, लेकिन तुम कुछ और ही समझ रहे थे। वो
हड्डी तोड़ने की बात कर रहा था और तुम सोच रहे थे कि बेड तोड़ दिया उसने। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो तात्सुमी कहता है अच्छा वैसे वो इतनी प्यारी लड़की है फिर भी उसने उसके साथ अभी तक कुछ भी नहीं किया, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। लेकिन मैं चाहूँ तो। लेकिन वो कहती है कि तुम इन दोनों को कब से जानते हो? हाँ, उनसे दूर ही रहो वरना मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगी, जो कि शायद तोमो ना तोड़े। बाद में हम देखते हैं कि बारिश हो रही होती है, दोनों खड़े रहते हैं लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा रहता है, बात ही नहीं कर रहे होते हैं। तो दोनों का एक ही कहना था कि मेरा छाता तो आ जाएगा, तुम अपना देख लो। अब दोनों का छाता मैं बता दूं कि तोमो ही को ये लोग कह रहे होते हैं, मगर दोनों में एकदम घमासान यहाँ पे कुछ एकदम बातचीत एकदम छिड़ रही होती है, जहाँ पे वो उसे चिढ़ा रही होती है और ये भी गुस्से में बोल रहा होता है, जहाँ वो बोलता है कि हम लोग बचपन में अच्छे दोस्त थे। लेकिन तुम्हें पता है दोस्ती हमारी कहाँ पे टूटी है? बचपन में जब भी हम लोग किसी मुसीबत में फंसते थे तो तुम मुझे और तोमो को ही सारा काम करवाती थी। जब भी कोई हमें डांटता था तब मैं और तोमो ही फंसते थे, तुम तो हमेशा भाग जाती थी चतुराई के साथ, और यही तुम्हारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे मीजू को बुरा लग जाता है, तो मीजू भी यहाँ पे उसे टोन मारने के लिए ये कह देती है कि मान लो अगर तोमो का कोई बॉयफ्रेंड बन जाता है तो वो तो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी ना, तुम्हें तो बहुत ज्यादा तब बुरा लगेगा। यहाँ पे वो थोड़ा सा मतलब बढ़ा चढ़ा के ऐसे थोड़ा बोल रही होती है कि मान लो उसका बॉयफ्रेंड बन गया तब तो तेरा खेल खत्म हो जाएगा बाबू, तब तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अब इस बात को सुन के उसे गुस्सा आता है, वो उसे बारिश में ऐसे धक्का मार देता है। आगे हम देखते हैं कि तोमो वहाँ उतनी देर में आ गई थी और कह रही थी कि अरे तुम दोनों यहाँ पर मतलब ऐसे क्या कर रहे हो, और वो कहते कि हम लोग छाता भूल गए। अब समझ नहीं आ रहा था कि भाई अगर छाता दे तो दे किसे, किसके साथ चला जाए और किसके साथ ना चला जाए। तो मीजू कह रही होती है कि तुम इस जुनूची के साथ में जाओ, ठीक है। लेकिन तोमो कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो काफी घबरा रही थी कि यार मैं एक लड़के के साथ कैसे, हाँ मतलब मानती हूँ कि मैं आती हूँ लेकिन एक ही छाते के अंदर हम लोग कैसे। वो कहती है कि तुम जाती हो या फिर नहीं जाती हो। तो बाद में ये जा रही होती है लेकिन थोड़ा सा साइड हट रही होती है, क्योंकि है तो कितनी भी तो एक लड़की ही है ना। तो यहाँ पे वो भीगते भीगते जा रही होती है, तो वो कह रहा होता है कि आ जाओ छाते के अंदर में, मगर वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं प्रैक्टिस करके आई हूँ ना, तो मैं नहीं आऊंगी, मुझ में से बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है, प्रैक्टिस से पसीने की बदबू आ रही है, इसलिए तुम मुझसे थोड़ा दूर रहो तो यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। मगर जुनिची रहता है थोड़ा बहन का भाई, तो यहाँ पे आ जाता है, उसे सूंघने लगता है और कहता है कि नहीं भाई, तुम तो बहुत ज्यादा मतलब अच्छा महक रही हो। अब इसके बाद क्या होता है कि वो तुरंत ही वहां से भागने लगती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि तात्सुमी वहां पे आ जाता है मीजू को छाता ऑफर करने के लिए, मगर मीजू बहुत तेज तर्रार रहती है, वो इसे ही गधा बना के इसका ही छाता लेके चली जाती है। फिर बाद में आता है जुनूची उसे रोकता है, लेकिन जुनूची की नजर कहीं और पड़ जाती है उसके तरबूजों पे, तो वही भाग जाता है उसे छाता देकर। तोमो को कुछ समझ नहीं आता। आगे हम देखते हैं कि तोमो यहाँ पे अपने कराटे की प्रैक्टिस कर रही होती है, इसके साथ कोई लड़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि ये जब मारती है ना तो सामने वाला लड़ ही नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पे एक बंदा रहता है जिसका नाम रहता है मिसाकी। तो मिसाकी जो रहता है बड़ा ही काम का बंदा रहता है। यहाँ पे उसे इतनी बुरी तरीके से उसने मारा लेकिन फिर भी वो बुरा नहीं मानता है। असल में कोई तोमो के साथ लड़ना नहीं चाहता था और कोई तो उससे बात भी नहीं करता था, क्योंकि ये लड़कियों पे तो ऐसे ही भारी पड़ती है और लड़कों पे भी भारी पड़ती है। इसका ट्रेनिंग इतना ज्यादा खतरनाक दिया गया है। मगर जो यहाँ पे हमारा मिसाकी रहता है वो उसकी तारीफ कर रहा होता है, कहता है कि नहीं मैडम ऐसा नहीं है। मिसाकी से काफी ज्यादा एडमायर करता था, ठीक है, बहुत ज्यादा एडमायर करता था कि मतलब वो एकदम इसके लिए गुरु की तरह है, जैसे कुछ लोग कैसे अपने गुरु के लिए क्या क्या कर देते हैं वैसे ही। और ये तारीफ करता है तो तोमो खुश हो जाती है कि भाई पहली बार किसी लड़के ने मेरी तारीफ की है, इतने सालों में किसी ने भी मेरी तारीफ नहीं की है। और काफी ज्यादा मतलब एकदम क्लोज आ जाते हैं, हालांकि कोई वैसी वाली फीलिंग्स नहीं रहती है। और पता है इसने कहाँ पे देख लिया था अभी, इसने वहीं पे देखा था जहाँ पे जुनूची ने देखा था, मतलब वही तरबूजे थोड़े से दिख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बंदा इतनी एक्टिंग कर रहा होता है कि तोमो कुछ समझ ही नहीं पाती है कि आखिर इतनी देर में क्या क्या हो गया है। और कहता है कि मैं आपको काफ़ी एडमायर करता हूँ, चलिए हम दोनों अब मतलब साथ में ऐसे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वो लोग और लड़कियां देख रही होती है, मतलब यहाँ पे लड़कियां मिसाकी को देख रही होती है, बंदा क्यूट रहता है, लेकिन तोमो को वो लोग देख लेती है। अब लड़कियों को आ जाता है गुस्सा कि भाई ये लड़की क्या कर रही है उस क्यूट से बंदे के साथ में। तो उसके बाद अब यहाँ पे हमारी जो मीजू रहती है वो जाके बोल रही होती है कि वाह वाह, मैंने तो देखा है तोमो को किसी और लड़के के साथ में, मुझे लगता है कि अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब उसका एक प्यारा सा बॉयफ्रेंड होगा और तुम बस कुछ नहीं एक पालतू कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे दुम हिला के घूमते रहोगे। क्यों, क्या होता है? अब मीजू की ये बात सुन के वो उसका रिबन निकालता है और फेंक देता है। आगे हम देखते हैं कि तोमो आ चुकी रहती है इसके साथ में बैठने के लिए ऐसे ही, तो जहाँ पे जुनिची बोल रहा होता है कि मान लो अगर मीजू का कोई बॉयफ्रेंड बन जाता है, जो कि नहीं होने वाला लेकिन मान लो, तो तुम्हें मतलब कैसा एहसास होगा, तुम्हें कैसा लगेगा? तब वो कहती है कि अच्छा हाँ, वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल बात है, मगर अगर मान लेते हैं कि उसका अगर बॉयफ्रेंड बन भी जाता है तो मुझे मतलब थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन अपने दोस्त के लिए तो अच्छा लगेगा कि कम से कम वो तो खुश है, लेकिन मैं थोड़ा सा दुखी हो जाऊंगी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। बाद में हम देखते हैं कि तोमो यहाँ पे आराम से जूस पी रही होती है, तो उतनी ही देर में दोनों लड़कियां आ जाती है और दोनों का टोन एकदम लड़ने वाला टोन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों तोमो को ये बोलते हैं कि हमसे मिलने के लिए आओ, स्कूल खत्म हो जाएगा तब शाम में मिलने के लिए आना। और यहाँ पे तोमो कहती है कि अच्छा ऐसा, अब तोमो देखिए बोल रही होती है कि अच्छा ठीक है मैं आ जाऊंगी। और फिर जब वो पूछती है अपने क्लासमेट से तोमो के बारे में, तो वो लोग कहती है कि तोमो से लड़ना मत, अगर लड़ोगी तो जिंदगी भर के लिए लड़ नहीं पाओगी। तो यहाँ पे लड़कियां बेहोश,
आगे हम देखते हैं कि तोमो बताती है मिज़ू को कि कैसे उन दोनों लड़कियों ने भाई मुझे चैलेंज किया है और मैं जाऊँगी उन्हें मारूँगी, मज़ा आ जाएगा। लेकिन वो तोमो को समझाती है कि बेवकूफ़ कहीं की लड़कियों का जो फाइट होता है वो फिज़िकल फाइट नहीं होता है, वो वर्बल फाइट होता है। तो तुम्हें उनसे मुक्का-मुक्का नहीं लड़ना है, तुम्हें उनसे बस बात करना है, ठीक है? बतियाना है तुम्हें, अगर तुम उन्हें मारोगी तो वो मारी जाएँगी, इसीलिए तुम्हें बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाना उन दोनों के ऊपर। आगे हम देखते हैं कि तोमो लड़ने के लिए चली गई रहती है और वो दोनों लड़कियाँ इतनी ज़्यादा डरी हुई रहती है कि कभी भी पैंट गीली हो सकती थी, मगर पैंट गीली होती नहीं है। यहाँ पे दोनों इतनी ज़्यादा डर गई रहती है और सोच रही होती है कि हमें सोच समझ के बोलना पड़ेगा वरना ये तो हमें मार ही देगी। तब ये बोलती है कि हमें उस लड़के के बारे में जानना है जो मिसाकी है। तब तोमो कहती है अच्छा तुम्हें उसके बारे में जानना है? अच्छा हाँ, फिर वो बताना शुरू कर देती है। तो तुम लोग को मेरे से रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए थी, कोई बात नहीं, मैं तुम लोग को रिलेशनशिप एडवाइस दूंगी। तोमो का ये बिहेवियर देख के दोनों लड़कियां हैरान हो जाती है कि ये लड़का है कि लड़की है, कि भाई ये आखिर है तो है क्या। बाद में हम देखते हैं कि आती है मिज़ू के पास में, उसे बता रही होती है सारी बातें और वो दोनों लड़कियां भी देख रही होती है। तब तक जुनुची वहां पे आ चुका रहता है और उसे ऐसा करता देख और वो दोनों लड़कियां भी समझ जाती कि ये पक्का लड़की है, हाँ मतलब कोई लड़का नहीं है। लेकिन यहाँ तोमो से हमें बस के सीन को दिखाया जाता है जहाँ तोमो और जुनुची दोनों पहुंचे थे, मगर जुनुची ने यहाँ पे पहले सीट रख ली रहती है। तो यहाँ पे तोमो को सीट नहीं मिलती और वो बैठने में भी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, मगर जुनुची कहता है कि आ जाओ, क्योंकि वो उसे लड़की नहीं मानता था, लड़के जैसा ही मानता था। तो यहाँ पे वो एकदम पास में बैठे हुए रहते हैं, दोनों का हाथ चिपक रहा होता है, मगर जुनुची को कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि तोमो उसके लिए एक लड़का था, लड़की थोड़ी थी। तो वो थोड़ा सा साइड हट जाती है और कहती है कि मुझे मतलब वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। ऐसा नहीं बोलती है, बोलती है कि मैं ऐसे खड़ी ही ठीक हूँ। तो ऐसे ही चुपचाप वो लोग जा रहे होते हैं खड़े खड़े और सोच रही होती है कि ये मुझे पता नहीं कब लड़की मानेगा। तब तक एक ठरकी बुढ़ऊ आता है जो कि उसके बम को छूने लगता है। अब यहाँ पे इसका मन तो कर रहा था कि मार के बुढ़ऊ का दांत तोड़ दे, मगर जुनूची आगे रहता है और वो जुनूची के आगे ये सब नहीं दिखाना चाहती थी कि वो इतनी ज्यादा लड़ाकू है। लड़ाकू नहीं है, मतलब सेल्फ डिफेंस काफी ज्यादा बढ़िया रहता है, लेकिन दिखाना नहीं चाहती थी। अब जो जुनूची रहता है देखता है कि यार ये ऐसे क्यों हंस रही है और फिर जाके बुढ़ऊ को पकड़ लेता है। उसके बाद वो उसे पुलिस स्टेशन में भी दे देता है और अब यहाँ पे वो उसे बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम स्कर्ट पहनो, तुम चाहती तो लेगिंग्स भी पहन के आओ। फिर ये बात जाके मीजू को बता रही होती है, तो मीजू कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, उस ठरकी बुड्ढे को तुम लोगों ने संभाल लिया ना। तो वो कहती है कि हाँ, जुनूची ने उसे संभाल लिया और वो उसे पुलिस स्टेशन में दे के आ गया। और ये भी बता रही होती है कि उसने मुझसे ये कहा है कि मैं स्कर्ट ना पहनूं, ऐसी छोटी छोटी स्कर्ट, क्योंकि लड़कियां शायद इतनी छोटी स्कर्ट नहीं पहनती, थोड़ी लंबी वाली स्कर्ट पहनती है और लेगिंग्स भी पहन सकती है, लेकिन वो तो मार देती है भाई उसके मुंह पे एक चेहरा। और फिर मीजू यहाँ पे कह रही होती है कि शायद हो सकता है कि वो तुम्हें लड़की की तरह ट्रीट कर रहा हो या फिर लड़कियों की तरह देख रहा हो, क्योंकि कोई भी लड़की यार ऐसे स्कर्ट नहीं पहनती है। और तोमो कह रही होती कैसे स्कर्ट नहीं पहनती, पहनती तो है मगर इतना छोटा नहीं पहनती, और ऊपर से तुमने स्कर्ट के अंदर वो जो पैंट पहना हुआ है उसी से तुम बची हुई हो। क्या कहती हो तुम, अगर तुम वो पैंट उतार दो तो क्या तुम ऐसे फ्रीली चल पाओगी? तो यहाँ पे तोमो को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है कि भाई वो क्या बोले, चाहे तो लेगिंग्स भी पहन सकती थी। लेकिन यहाँ पे मिसुहा उसका मजाक उड़ा रही होती, कह रही होती कि एक बार अपना वो पैंट उतार दो, उसके बाद देखो आखिर खेला क्या होता है, सारे लड़के तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। मगर तोमो को शर्म आ रही होती है और कह रही होती कि इससे तो वो दिख जाएगा, मगर मिसु कहती है इससे वही दिखेगा जो जुनूची चाहता है। चलो देखते हैं कि आखिर क्या होता है। बाद में हम देखते हैं कि वो जाती है जुनूची के पास में और कहती है कि अरे तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है ना, तो तुम ऐसे मुंह फुला क्यों जा रहे हो, जाओ उसके साथ जाओ, घर जाओ। मगर जुनूची के यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि तोमो से ऐसी भी लड़ाई होती रहती है हमेशा उसके बचपन से। तो वो कहती है कि वो तुम्हें बुला रही है। तब ये काफी खुश हो गया था और कहता है कि आखिर कहाँ पे बुला रही है, कहाँ पे बुला रही है। वो चला जाता है और यहाँ पे तोमो रहती है, मगर तोमो ने इस बार पैंट नहीं पहना हुआ रहता और स्कर्ट काफी ज्यादा छोटा रहता है। तो जुनूची यहाँ पे अपने होश संभाल ही नहीं पा रहा होता है। तोमो सोच रही होती है कि आखिर इसे क्या हो गया, मतलब ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे कि कुछ हो गया हो। लेकिन जो जुनूची रहता है वो तो भाई उसकी तरफ देख ही नहीं रहा होता है। तोमो पूरा बात करने की कोशिश कर रही होती मगर ये देख नहीं रहा होता है, क्योंकि इसका ध्यान तो कहीं और रहता है। और अब वो सोचती है क्या हुआ, लेकिन जाके ये सीधे पुलिस से टकरा जाता है। और जब बस में भी ये लोग रहते हैं तो जुनूची सोच रहा होता है कि यार सब लोग तोमो को ही देख रहे हैं, तो वो थोड़ा प्रोटेक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई भी तोमो को ऐसे देखे। और तोमो ने भी पैंट नहीं पहना हुआ था। तो अब यहाँ पे फाइनली वो लोग आ चुके रहते हैं, तो तोमो हवा चलती है तो भाई थोड़ा सा स्कर्ट उड़ जाता है। तो तोमो यहाँ पे कह रही होती है कि तुम इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हो, रुक जाओ। उसके बाद वो बता रहा होता है कि देखो मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं तुम्हारे कपड़ों पे कोई कमेंट करूँ या फिर तुम्हें बताऊं कि आखिर तुम्हें क्या पहनना चाहिए। मगर यार जब तुम ये इतने ज्यादा छोटा स्कर्ट पहन रही हो, फिर वो बताने लगता है। तो तुमको को यहाँ लगता है कि अरे वाह क्या बात है, ट्रिक काम कर गई, जुनूची मेरे बारे में केयर करता है, क्योंकि आज से पहले इसने कभी भी मुझसे ऐसी बात नहीं की थी, ये मेरी बहुत ज्यादा केयर करता है, तब तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। फिर वो जाती है और जाके मिजुआ को वो सारी बातें बता रही होती है कि कैसे कैसे क्या क्या बात हुई। मिजुआ कहती है कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात हुई। अब पता नहीं मिजुआ इन दोनों के बीच में आग लगाना चाहती थी या फिर क्या। वो चली जाती है इसके पास में
और फिर जो जुनूची रहता है उससे बोल रही होती है, उसे टीज करती है, तो वो उसके माथे पे ऐसे मारता है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि वो जाता है तोमो के पास में और वापस से उससे वैसा ही लड़कों वाला व्यवहार करने लगता है जैसा पहले था। हालांकि ये देख के मिजुआ थोड़ी सी खुश भी रहती है, क्योंकि तोमो खुश रहती है इसलिए मिजुआ भी यहाँ पे खुश रहती है। तो सोचे दोस्ती काफी अच्छी है इनकी। आगे हमें कैरोल को दिखाया जाता है और ये स्कूल की सबसे फेमस और खूबसूरत लड़की रहती है। तोमो कहती है कि भाई इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। तो वो बताती है कि तुम में बहुत कुछ है जो उसमें नहीं है। वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और तुम बहुत ज्यादा हार्श हो। वो लड़ाकू नहीं है, तुम बहुत ज्यादा लड़ाकू हो। और सबसे पहली बात तो तुम्हारे हाथ में ये जो डंबल है ना, तुम उसे नीचे करो, ठीक है? क्योंकि कोई लड़कियां डंबल उठा के पूरे स्कूल में नहीं घुमा करती है तुम्हारी जैसी, ठीक है? वो काफी सॉफ्ट है, फेमिनिन एनर्जी है, तुम्हारा बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है। तुम लड़कों को अट्रैक्ट करोगी, मतलब करोगी, लेकिन मेरे जैसा लड़का, भाई मेरे जैसा लड़का तो तुम के लिए अपनी जान दे दे। इस कैरोल में ऐसा क्या रखा हुआ है? दोनों में ही जो बात है, तुम लोग समझ रहे हो ना, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। वो वाला इशू है मुझे, वो वाला। ठीक है। और फिर इसके बाद तो वो पूछती है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये सोचते सोचते जारी होती है भाई कि क्या करूँ उसका, क्या करूँ उसका। तो उतनी देर में कैरोल के साथ वो दिख जाता है मिसाकी। और फिर वो कहती है कि तुम दोनों मतलब क्या। तो वो बोलते हैं कि अच्छा ये मेरे फियांसे है। तो ये सुन के वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्या ये तुम्हारा फियांसे है? मतलब समझ में नहीं आ रहा, तुम दोनों शादी कब कर लिए? तब बताता है कि बचपन में हमने किया था, लेकिन अब असल जिंदगी में भी हम लोग करेंगे, जरूर करेंगे। थोड़ा सा एज कम है लेकिन बाद में एज हो जाएगा ना, तब किया जाएगा। तो ये सुन के तोमो एकदम हैरान हो चुकी रहती है और मिसाकी से पूछती है कि ये तोमो। और तोमो का यहाँ पे वो मजाक उड़ाने लगती है कि भाई तुम बिल्कुल लड़के जैसे हो, तुम लड़की तो लग ही नहीं रही हो। तो यहाँ पे तोमो को बहुत गुस्सा आता है और वो बोल रही होती है कि मैं एक लड़की हूँ, हर एंगल से मैं लड़की हूँ, कोई लड़का नहीं हूँ। लेकिन कोई भी यहाँ पे उसे लड़की नहीं मानता था, ठीक है? और यहाँ कैरोल मजाक उड़ा रही होती है तो तोमो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मिसाकी भाई शांत रहता है, क्योंकि मिसाकी तोमो को एडमायर करता था। लेकिन अब जो कैरोल है वो तो उसकी वाइफ होने वाली थी, फ्यूचर वाली। तो आराम से बस भाई वो उन दोनों के बीच में गहरा होता है कि अरे आराम से। मगर तुमको तो यहाँ पे पारा चढ़ चुका रहता है, क्योंकि वो जो कैरोल है बार बार उसे टीज कर रही होती है कि तुम लड़की जैसी नहीं लगती हो, तुम तो पूरे एकदम लड़के हो। और फिर उसके बाद इतना ही नहीं रुकती है, वो उसके गाल पे भी पोक करना शुरू करती है। मिसाकी उसे मना करता है मगर कैरोल कहाँ मानने वाली थी। तोमो को मन कर रहा था मार के मुंह तोड़ दिया जाए। बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो हर दिन आती है, उसे टीज करती है, हर पीरियड में आती है, उसे टीज करती है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर इस कैरोल को मुझसे चाहिए क्या। तो यहाँ मिजुआ को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर कहीं वो तुम्हें नीचा तो नहीं ना दिखाना चाहती है। क्योंकि हाँ, तोमो फेमस है लेकिन सिर्फ मेरे जैसे लड़कों में, और मेरे जैसे लड़कों की संख्या बहुत कम है। बाद में हमें कैरोल को दिखाया जाता है जो आ जाती है मिजुआ के पास में और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कहती है कि पहले मेरे बेंच से उतरो, उसके बाद में। तो यहाँ पे उसे मदद चाहिए रहती है क्योंकि उसे तोमो को हराना है। अब तोमो को किस लिए हराना है ये तो नहीं पता रहता है, मगर मिजुआ कहती है कि देखो तुम बहुत ही गलत पर्सन के पास आई हो ना, मैं तुम्हें तोमो के बारे में कुछ बताऊंगी और तुम उसे हराना चाहती हो, क्या करना चाहती हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। मगर कैरोल कहती है कि अगर तुम बताओगी तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा टेस्टी केक खिलाने वाली हूँ, बताओ इसके बारे में तुम्हारा क्या इरादा है। अब मिजुआ जैसे ही सुनती है टेस्टी केक के बारे में, उसका इरादा थोड़ा सा बदल चुका रहता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें एडवाइस चाहिए तो तुम जुनूची के पास क्यों नहीं जाती हो, वो सबसे बेहतर इंसान है और वो तुमको बहुत ही अच्छे तरीके से जानता भी है। अगर तुम जुनूची के पास जाओगी तो तुम्हें इससे जरूर पता चल जाएगा कि तुम तोमो को किस तरीके से हरा सकती हो, क्योंकि तोमो को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है, खास करके तुम्हारे जैसे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, ज्यादा करीब मत जाना, उससे थोड़ा डिस्टेंस भी बना के रखना। तो ये उसे बुरा आइडिया दे देती है क्योंकि इसके दिमाग में एक मस्त सा आइडिया रहता है मिजुआ के, जिससे तोमो और जुनुची करीब आएंगे। तो ये तो भाई जुनुची के लॉकर में ही जाके छुपी हुई रहती है और वो कहता है सबसे पहले तो तुम मेरे लॉकर में से निकलो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। वो कहती है कि मुझे किसी को हराना है। तो अब यहाँ जुनुची सोचता है कि उसे फाइटिंग करना है, सीखना है। तो यहाँ वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें फाइटिंग करना जरूर सिखाऊंगा। लेकिन वो ये नहीं बताती है कि उसे तोमो को हराना है। जुनुची कहता है कि फिलहाल मुझे भी ट्रेनिंग करनी है, तो चलो देखते हैं कि आखिर तुम क्या क्या कर सकती हो। और ये भी नहीं बताती है कि उसे मिजुआ ने यहाँ पर भेजा हुआ है। तो जिनुची तो यहाँ भी यही समझ रहा होता है कि कैरोल को मतलब कुछ ट्रेनिंग चाहिए, वो स्ट्रांग बनना चाहती है। तो वो पूछता है कि आखिर तुम क्या क्या कर सकती हो। तो वो बताती है और कहता है कि मारो, लेकिन वो तो सीधे इसके मुंह पे ही मार देती है, हाथ पे मारना था। बाद में वो बोल रहा होता है कि चलो देखते हैं, तुम अभी एक बिल्ली हो लेकिन मैं तुम्हें एक भालू बना दूंगा जिससे तुम सबसे लड़ पाओगी। तो चलो ट्रेनिंग के लिए चलो चलते हैं। तो वो क्लास से उसे बार बार बुलाता था और ये देख के तुम एकदम हैरान होती है और कहती है कि तुमने देखा आखिर वो सब ये क्या है। मिजुआ कह रही होती है कि पता नहीं, शायद वो दोनों और भी ज्यादा क्लोज आ रहे थे। हालांकि ये सब मिजुआ का ही प्लान रहता है, क्योंकि मिजुआ चाहती थी कि इससे तोमो और ज्यादा क्लोज चले जाए जुनुची के। तो यहाँ पे तोमो का एकदम माथा फट रहा होता है, वो समझ नहीं पा रही होती कि क्या करिए जाए। आगे हम देखते हैं वो पूछता है कि आखिर तुम क्या मतलब दौड़ सकती हो। चलो दौड़ते हैं, लेकिन स्कूल के गेट तक जाने ही से इसका भाई थकावट हो जाता है, मतलब ये स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं थी। लेकिन जो तोमो रहती है उसे तो आप पता ही है भाई, ये तो सबका खटिया खड़ी कर देती है।
बाद में वो पूछता है कि आखिर तुम किस चीज़ में बढ़िया हो यार, मतलब तुम कुछ भी चीज़ बढ़िया नहीं कर पा रही हो। तो वो कहती है कि स्किपिंग में अच्छी हो। तो जब स्किपिंग कर रही होती है तो उसका दिख रहा होता है, तो ये भाई ऊपर कर लेता है अपना सर। तोमो आके देख लेती है कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं दोनों मिलके। तोमो को बहुत गुस्सा आता है। कैरोल कहती है यही तो है मेरी अपोनेंट। तोमो को बहुत गुस्सा आता है कि क्या कहा तुमने। और जुनिची सोच रहा होता है कि इसे तो ये जिंदगी में भी नहीं हरा पाएगी। और ये सब मिजुहा का प्लान रहता है। ठीक है, मिजुहा मतलब इसे एक थर्ड व्हील की तरह इस्तेमाल कर रही होती है हमारे कैरोल को, ताकि जो तोमो और जुनुची है वो दोनों और भी ज्यादा क्लोज आ जाए। इसके बाद जो कैरोल रहती है कहती है कि तुम मेरी अपोनेंट नहीं हो, हाँ, मेरा काम यहीं पे खत्म हुआ। तो वो मिजुआ के पास जाती है और कहती है कि चलो, मैंने तुम्हें केक खिलाने का वादा किया था ना। और ये बहुत अमीर रहती है तो ये इसे अपनी पर्स होती है जिसमें भाई बहुत बॉडीगार्ड भी रहते हैं। और फिर वो उससे पूछती है कि क्या क्या तोमो मेरी दोस्त बनेगी। मिजुआ कहती है कि वो जरूर बनेगी। तो वो कहती है मगर तोमो को मैंने बहुत ज्यादा परेशान किया है, तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि वो मेरी दोस्त बनेगी। मिजुआ कहती है कि देखो, वो बहुत ही मतलब मासूम टाइप की लड़की है, उसे कोई भी चढ़ा बढ़ा सकता है। तो वो तुम्हारी दोस्त बनेगी, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक कुछ करने की कोशिश मत करना। तो वो तोमो के पास जाती है और कहती है क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी, क्योंकि बचपन में जब भी किसी से दोस्ती करने गई है तब भाई सब इससे दूर हट गए हैं, अजीब इसे समझते थे, मगर ये अजीब है नहीं। तो तोमो यहाँ पे सोचती कि क्या दुश्मन से सीधे दोस्त, लेकिन वो हाँ कह देती, कहती कि हाँ क्यों नहीं, हम लोग दोनों जरूर दोस्त बनेंगे। तो कैरोल यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो देखती है इसे बिल्कुल एक एंजल की तरह, ये तो एंजल है। उसके बाद वो मीजू से भी पूछती कि आप मेरी दोस्त बनेंगी। देखा कितना अच्छा एक्टिंग है। तो मीजू कहती कि हाँ मैं जरूर दोस्त बनूंगी। उसके बाद तो भाई ये मीजू को ही परेशान किए जा रही होती है। और जो हमारा जुनुची और तोमो रहते कहते हैं कि भाई ये लड़की सही में बहुत ज्यादा ही अजीब है। और तोमो यहाँ पे पूछती है कि क्या तुम मीजू को पसंद करते हो। जुनुची कहता है कि ना, मीजू को कौन पसंद करेगा भाई, मीजू को मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता हूँ। लेकिन गलती गलती में वो एक बात ये बोल देता है कि मिडिल स्कूल में हमने एक दूसरे को थोड़े दिन के लिए डेट किया था। हालांकि उसे ये बात नहीं बोलनी थी तोमो के सामने, मगर उसने बोल दिया रहता है। और तोमो के एकदम होश उड़ गया रहते, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या इन दोनों ने कब डेट कर लिया। हम तीनों तो बचपन से साथ ही में थे, लेकिन ये कब। तो यहाँ पे तोमो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि यार बताओ, उसके जो दो प्यारे प्यारे दोस्त हैं उन्होंने इससे सीक्रेट रिलेशनशिप रखा। और इसे अब काफी बुरा लग रहा होता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जुनुची भी यहाँ पे कुछ कह नहीं पा रहा होता है, तो वो जाती और मिजुहा से अच्छे से पूछती कि बताओ, तुम दोनों रिलेशनशिप में थे और तुमने मुझे बताया भी नहीं, मिडिल स्कूल से ही थे। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई। मगर मिजुहा उससे शांत रहने को कह रही होती है। तोमो शांत कैसे रहेगी। फिर मिजुआ उसे कहती है कि तुम जरा आराम से शांत रहो, ठीक है। लेकिन वो बहुत ज्यादा गर्म मूड में थी। तब वो बताती है कि देखो, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ, हम लोग बस 3 दिन के लिए रिलेशनशिप में थे और कुछ भी नहीं। ये सुन के तोमो हैरान हो जाती है कि 3 दिन का क्या रिलेशनशिप होता है। तब वो स्टार्ट से बताती है कि वो मुझे प्रपोज करने के लिए आया था और उस वक्त स्कूल में वो बहुत ज्यादा फेमस था, तो मैंने भी ऐसे ही हाँ बोल दिया था, क्योंकि मुझे भी फेमस होना था सभी लड़कियों में और सब लोग को दिखाना था कि मैं जुनुची की गर्लफ्रेंड हूँ। इसलिए मैंने उसे हाँ कह दिया था, मगर मुझे क्या पता था कि वो इतना ज्यादा बेकार निकलेगा। तुम्हें पता है सबसे पहले दिन वो मुझे कहाँ पे ले गया, उसने कहा कि वो मुझे अच्छी सी जगह दिखाना चाहता है। तो हम लोग साइकिलिंग करते गए और साइकिलिंग करते ही गए। ऐसे करते करते उसने लगभग मुझे 40 किलोमीटर तक साइकिलिंग करवाई। और तुम्हें पता है उतनी दूर जाने के बाद मुझे क्या दिखा है, वो सनसेट, प्यारा सा नजारा दिखा रहा था मुझे। और पता है उसके बाद से मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसके अगले दिन भी वो फिर से मुझे ले गया। मुझे ये सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं उससे ब्रेकअप कर लेती हूँ। तो मैंने ये सोचा था कि अगर मैं पहले बोल दूंगी ब्रेकअप का तो मैं ज्यादा कूल लग जाऊंगी, मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैं उसे ब्रेकअप करने के लिए गई थी उस दिन जुनुची ने ही मुझसे पहले बोल दिया था कि हमारा रिलेशनशिप ज्यादा दिन के लिए नहीं टिकेगा, तो एक काम करते हैं कि हम लोग यहाँ पे ब्रेकअप कर लेते हैं, क्या कहती हो। तो मुझे काफी झटका लगा कि मैं इससे हार गई, मुझे पहले बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं बोला पहले। और अब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि क्यों यार, क्यों मैंने पहले नहीं बोल दिया था उससे। तब यहाँ तोमो पूछ रही होती कि तो क्या तुम लोगों ने मतलब वो सब भी किया था, किस विस भी किया था क्या। लेकिन वो कह रही होती कि नहीं, हमने ऐसा किस विस कुछ भी नहीं किया था, 3 दिन का रिलेशनशिप ही था, तो किस विस क्या ही करते। और वैसे भी हम लोग मिड स्कूल में थे तो हम लोग बस अपना हाथ पकड़ के चलते थे और एक साथ में स्कूल जाते थे, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सुन के तोमो को थोड़ा सा अच्छा लग रहा होता है कि चलो भाई, इनके बीच में ना किस विस हुआ है ना कुछ भी हुआ है, इसका मतलब अभी भी जुनुची मेरे लिए अवेलेबल है, तब तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। उसके बाद मिजुआ जुनुची के पास जाती है और कहती है कि तुमने उसे सारी बातें बता दी क्या। वो कहता है कि मेरे मुंह से गलती से निकल गया और कुछ भी बात नहीं है। तो वो कहती है वैसे मैं भी पुरानी बातों को भुलाना चाहती थी, लेकिन एक बात मुझे याद नहीं आ रही है, तुम और तोमो तो मिड स्कूल में काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब तुम मेरे बॉयफ्रेंड बने तुमने उससे पहले ही उसके साथ अपना रिलेशन खराब कर लिया, मतलब तुमने उससे दोस्ती तोड़ ली। अब मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि क्या ये सब तुम्हारा प्लान था
और जैसे हमारा ब्रेकअप हुआ तुम लोग वापस से बेस्ट फ्रेंड बन गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या दाल गला रहे हो। इसका मतलब जुनूची ने एक मास्टर प्लान खेला होगा, कुछ ना कुछ ऐसा किया होगी, शायद तोमो से पसंद करने लगे, मगर जुनूची यहाँ पे कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग तो बस अच्छे दोस्त हैं। बाद में हम देखते हैं कि दोनों साथ में जा रहे होते हैं, जहाँ पे तोमो उससे पूरा शक कर रही होती है और पूछ रही होती है सारी चीज़ों के बारे में कि बताओ आखिर क्या बात है क्या बात है। लेकिन जुनूची कहता है कि नहीं, बस 3 दिन का रिलेशनशिप था और उसके अलावा और जिंदगी में और कोई भी नहीं है, बस अभी मेरी लाइफ में तुम ही हो और कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी तोमो रहती है वो बहुत ज़्यादा शक्की रहती है और उसे लग रहा होता है कि ये झूठ बोल रहा है। लेकिन फिर जो जुनूची रहता है कहता है उससे सारी बातें साफ साफ, तो वो मान जाती है और फिर एक दिन वो उसे मिलाती है मिसाकी से। हालांकि मिसाकी कोई वो देखता है कि अच्छा ये तो बॉयज़ का कैप्टन है और फिर वो कहती है कि मिल लो इससे, ये मेरा दोस्त है। लेकिन जो हमारा जुनूची रहता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम ही हो ना हमारे सेनपाई, और वो उसके सर पे मार देता है, हाथ नहीं मिलाता है। तो तोमो कहती गधे गई कि ये तुमने क्या किया, हाथ मिलाना था। फिर वो हाथ मिला रहा होता है क्योंकि तोमो ने उसे मारा रहता है और फिर वो कहता है कि तुम कराटे करते हो ना, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ देखना चाहता हूँ। उसे डरा रहा होता है भाई एक तरीके से। यहाँ पे मिसाकी को काफ़ी डर लग रहा होता है, हालांकि वो उनका सीनियर रहता है, फिर भी बताओ सीनियर के साथ ऐसा कर रहा है। तो जो तोमो रहती है कहती है कि सीनियर मुझे माफ़ कर दीजिए, ये बस ऐसा ही है, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। उसके बाद वो पूछता है कि तुम उसके साथ मतलब इतना ज़्यादा क्लोज क्यों हो, वो तो बॉयज़ कराटे क्लब का कैप्टन है। तो वो बताती है कि मैंने अपना क्लब चेंज कर लिया और फिर इसे याद आता है कि तोमो के डैड ने उसे बताया था कि हाँ उसने क्लब चेंज कर लिया है और वो बॉयज़ क्लब में है, सिर्फ एक लड़की है पूरे बॉयज़ क्लब में, ठीक है। यहाँ इसे काफ़ी अफसोस हो रहा होता है कि ओ माय गॉड, मैंने उनके कहने पे ही उस दिन क्लब चेंज क्यों नहीं किया, बात तेरी। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये पूछता है चलने के लिए, मगर वो कहती है कि नहीं नहीं आज नहीं चल सकती हूँ, असल में आज कैरोल के साथ मुझे चाय पे जाना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कल चलते हैं। और वैसे ये काफ़ी दिन से पूछ रहा होता है मगर ये हर दिन उसे मना करते जा रही होती है, तो काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है जुनूची को। और जो तोमो है वो बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती कि जुनूची क्या कहना चाहता था क्या नहीं कहना चाहता था। तो दूर से जो हमारी कैरोल मिजुआ रहते देख रहे होते, कैरोल कहती है क्या इनका रिलेशनशिप है, मगर मिजुआ कहती है कि नहीं इनका रिलेशनशिप नहीं है, इनका कुछ भी नहीं है, ये लोग बस ऐसे ही नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। कैरोल कहती है कि ओ यार देखने से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, देखने से तो ऐसा लग रहा होता है कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। लेकिन मिजुआ कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग बस बचपन के दोस्त है इसलिए इतने ज़्यादा क्लोज है, वरना कुछ नहीं है। आगे हम देखते हैं कि बस स्टैंड पे ये मिल चुका रहता है वापस से मिसाकी से। अब इसे तो तोमो ने मना किया रहता है कुछ भी करने से, तो ये बस नॉर्मल पूछ रहा होता है कि आप क्या बस का इंतजार कर रहे हैं आप भी आज। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। फिर मिसाकी बताता है कि वैसे तो मैं नॉर्मली अपनी बाइक से ही जाता हूँ, मैं बस नहीं लेता हूँ, लेकिन आज मेरी बाइक थोड़ी सी खराब हो गई है इसलिए मैं बस का सहारा ले रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तो वो कहता है अच्छा तो ये बात है। और फिर बाद में वो बस में कहता है कि अरे आप इतना ज़्यादा दूर क्यों खड़े हैं, मिसाकी ऐसे ही डरा हुआ रहता है। फिर जब ये दोनों बैठ जाते हैं तो यहाँ उससे कुछ सवाल जब पूछ रहा होता है तो पता नहीं जुनिची को क्या हो जाता है। फिर ये कहता है कि तुम और तोमो में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा। तब ये बताता है कि मैं ऐसे तो तोमो से जीत सकता हूँ, लेकिन अगर रूल्स से हम लोग ना खेले तब तोमो जीत जाएगी क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है। मिसाकी कहता है रुको एक मिनट, तुम वो लड़की है तुम उसको मारोगे क्या। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, वैसे वो सिर्फ लड़की थोड़े यार, वो तो लड़का है एक तरीके से, मैं उसे ज़रूर मारूंगा। और वैसे भी हमारे बीच में काफ़ी अच्छी अच्छी लड़ाई होती है, काफ़ी अच्छी अच्छी फाइट हुई है हम दोनों के बीच में, लेकिन रूल्स के हिसाब से हम लोग खेलते हैं इसलिए मैं जीत जाता हूँ, और अगर रूल्स के हिसाब से ना खेला जाए तो वो जीत जाएगी, बहुत ज़्यादा ताकतवर है वो, समझे, और कुछ भी उसके बारे में मत बोलना। आगे हम देखते हैं कराटे क्लब में जहाँ पे मिसाकी बता रहा होता है कि वो थोड़ा ज़्यादा गर्म मूड का है। तब वो बोलती है कि हाँ आज तक मैंने जब भी उसे अपने किसी मेल बेस्ट फ्रेंड से मिलाया है या फिर फ्रेंड से मिलाया है वो हमेशा ऐसे ही करता है, आप उसे बुरा मत मानिएगा। लेकिन आपको पता है उसकी बुरी बात क्या है, वो मुझे लड़कियों जैसा ट्रीट नहीं करता, वो मुझे लड़कों जैसा ही ट्रीट करता है। अब यहाँ पे मिसाकी बोलने वाला रहता है कि नहीं वो तुम्हें लड़कियों जैसा ही ट्रीट करता है, बस तुम गलत समझ रही हो, लेकिन वो बोल नहीं पाता है क्योंकि जुनूची आ जाता है और कहता है कि सीनियर आप लोग का क्या हो रहा है, मज़ा आ रहा है। लेकिन तोमो समझ नहीं पाती है कि आखिर ये इतना ज़्यादा शांत क्यों हो गया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये लड़कियां रहती है और ये लोग तोमो के बारे में ही सोच रही होती है कि तोमो कितना ज़्यादा अजीब कपड़ा पहनती है लड़कों जैसा। तब तक तोमो वहाँ आ जाती है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है कि अरे ये क्या, ये यहाँ पे लड़कों के कपड़े पहन के आ गई। तोमो मिसुकी से पूछती है कि अरे ये मिजुआ ये क्या हुआ, वो लोग शर्मा क्यों गई। तब वो बताती है क्योंकि तुमने लड़कों जैसे कपड़े पहने हैं ना इसलिए, क्योंकि देखो नॉर्मली लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती है, वो सिर्फ लड़के ही पहनते हैं। और यहाँ अब वो बता रही होती है कि मैं हाई स्कूल से यार मतलब ऐसे ही कपड़े पहनते आ रही हूँ, इसमें इतनी ज़्यादा बुरी बात क्या है। और फिर वो बताती है कि कैसे जो हमारा जुनूची है वो उसे इनवाइट कर रहा था लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मिजुआ कहती है ये तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी, अब तुम सामने से जाओ और जुनूची को इन्वाइट करो चलने के लिए, कहना कि बहुत दिन से मैं तुम्हें मना कर रही थी लेकिन चलो आज चलते, और देखना वो बिल्कुल डॉगी की तरह एकदम तुम्हारे पास आ जाएगा, वो बिल्कुल मना नहीं करेगा। लेकिन तुमको काफ़ी डर लग रहा होता है कि भाई कहीं वो कुछ कह ना दे, कुछ कर ना दे। मगर मिजुआ कहती है कि अरे तुम इतना ज़्यादा टेंशन क्यों लेती हो,
कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा तुम्हें मज़ा भी आएगा। वैसे भी सबको एक ना बार ट्राई करना चाहिए। तब यहाँ पे वो क्लास में होती है और तोमो को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही होती है कि वो जुनुची से कैसे पूछे, लेकिन वो याद करती है मिजुआ की बातों को। तो फिर वह कह देती है कि चलो चलते हैं घूमने के लिए, क्या कहते हो, मैं आज फ्री हूँ। तो भाई वो बिल्कुल डॉगी जैसा ही एक्ट कर रहा होता है और तोमो सोचती है कि उसने बिल्कुल सही कहा था, भाई ये बिल्कुल वैसे ही एक्ट कर रहा है। तो फिर वो मिजुआ के पास जाती है उसे बताने के लिए। तब तक कैरोल भी आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। तो आज ये लोग इसके लिए कपड़े चुनने के लिए जाएंगे, क्योंकि लड़कों वाले कपड़ों में ये थोड़े ना जा सकती है। उसके बाद अब ये लोग आ चुके रहते हैं शॉपिंग के लिए। तो ये लोग कुछ इसके लिए ऐसा चुन रहे होते हैं जो कि ज़्यादा ना लड़कों जैसा लगे ना एकदम लड़कियों जैसा लगे। तोमो के ऊपर वैसा थोड़ा सूट करेगा ना, क्योंकि तोमो थोड़ी सी मस्कुलर रहती है, ठीक है, इन जैसी फ्लफी फ्लफी नहीं रहती है। तो अब यहाँ पे ये लोग पूछते हैं तुम्हारे पास क्या है, तब इसके पास 2 जोड़ी जूते के अलावा और कुछ भी नहीं रहता है। मतलब बाकी लड़कियों वाले कपड़े नहीं रहते, लड़कों वाले रहते हैं। तो अब ये लोग इसके लिए कपड़े डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन सा चुना जाए। और फिर वो लोग कहते हैं कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं ना, तो तुम मतलब अपनी डेट से वापस आना, मतलब डेट नहीं है, ऐसे ही घूमने के लिए जा रही हो ना, तो वापस आना तो सब चीज़ बता देना कि आखिर क्या क्या हुआ तुम दोनों के बीच में, और जो जो नहीं हुआ। हम लोग पक्के वाले दोस्त हैं ना। तो कैरोल यहाँ पे उसे पूरा एकदम फोर्स कर रही होती कि बताना ज़रूर, और मिजुआ भी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि डेट के लिए वो रेडी हो चुकी रहती है और ये एकदम परफेक्ट रहता है ड्रेस, ना लड़कों जैसा ना लड़कियों जैसा। और फिर वो कहता है कि चलो चलते हैं। उसके बाद ये लोग बेसबॉल के लिए आते हैं। तो पहले भी ये लोग आते थे, पहले ये लोग 120 की स्पीड वाली करते थे, लेकिन अब 160 के पास आए रहते हैं। और तो वो सोचती क्या मैं ये कर पाऊंगी, लेकिन पहली ही बॉल में होम रन मार देती है भाई, मतलब काफी कमाल का। उसके बाद बॉलिंग के लिए आते हैं। तो पहले हल्का वाला बॉल उठाते थे, लेकिन इस बार भारी वाला बॉल उठाया है जुनूची ने। पता नहीं वो क्या करना चाहता है। वो कहती है क्या मैं कर पाऊंगी, लेकिन वो कर लेती भाई। पहला ही हिट में सारे का सारा बॉल गिर चुका रहता है। उसके बाद कैरियोके का बारी रहता है। तो वो कहती है चलो चलते हैं। इसे लगा था कि यहाँ पे भीड़ होगा, लेकिन ये तो एक कमरा रहता है छोटा सा, और जो काफी अंधेरा और शांत कमरा रहता है। तो यहाँ पे कैरियोके में गाना गाना रहता है। अब इसका एंजल और डीमन इसका भाई कान भर रहे होते हैं। तो उसके बाद वो सोचती है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, यहाँ पे तो गाना गाना है। वो कहता है कि अरे गाना क्यों नहीं गाती हो, जो भी मन करे गाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ पे तुम्हें सुनने वाला नहीं। और वैसे भी जब तुम बचपन में मुझे एडवेंचरिंग के लिए ले जाया करती थी ना, तब मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मैं भले नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं जाता था तो मज़ा आता था। अब यहाँ पे ये गाना शुरू करती है और यहाँ पे ये बच्चों वाला गाना गा रही होती है। और फिर पता है जुनूची जो रहता है रिकॉर्ड भी कर लेता है। उसे पता भी नहीं लगता है कि जुनूची ने रिकॉर्ड किया है, लेकिन इसे काफ़ी हंसी आ रही होती है। फिर वो डेट के बारे में सारी चीज़ें इन लोगों को बता रही होती है, जहाँ पे दोनों का एकदम अजीब हाल होता है। कह रही होती है कि क्या तुमने बच्चों वाला गाना गाया कैरियोके में। वहाँ कोई बच्चों वाला गाना नहीं गाता है भाई, वहाँ पे अच्छे अच्छे गाने गाए जाते हैं। लेकिन टोमो को काफ़ी शर्म आ रही होती है। उसके बाद अब दोनों उठ के जाने लगते हैं, लेकिन जो जुनूची रहता है कुछ देखता है और ये कोई वीडियो होता है। ये लोग भी हंसते हुए जा रही होती है। तब हम देखते हैं ये किसी और का नहीं, टोमो का ही उसने वीडियो बना लिया था। तो वो एकदम हैरान होती है क्योंकि इसमें वो एकदम डिफरेंट। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मिजुआ जा रही होती है, तो तात्सुमी उसे हाय कहने आ जाता है। वो हाय गुड मॉर्निंग कह देती है, तो ये काफ़ी खुश हो जाता है, मगर इग्नोर करके चली जाती है। अब यहाँ पे जो तात्सुमी रहता है उसका एक ही मोटिव था कि वो उसे खुश देखना चाहता था। जुनुची से वो कहता है कि मैंने उसे कभी भी हंसता हुआ नहीं देखा है, मगर जुनुची कहता है मैंने तो हमेशा उसे हंसते हुए देखा है। असल में वो कभी हंसती नहीं है। जुनुची को ऐसा इसलिए लग रहा होता है क्योंकि ये लोग बचपन के दोस्त रहते हैं। बात सिर्फ यही रहती है। अब तात्सुमी सोच रहा होता है कि क्या बचपन का दोस्त होने में इतना ज़्यादा फर्क होता है क्या, मैंने तो आज तक उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा, मैंने तो जब भी देखा है वो हमेशा ऐसे ही मुंह फुला के ही रहती है। तब तक तोमो वहाँ पे आ जाती है और वो उससे पूछता है। तोमो कहती है कि नहीं नहीं भाई, वो हंसती क्या है, तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन वो हंसती नहीं है, जल्दी बिल्कुल भी नहीं हंसती है। और फिर ये उसके साथ ऐसे ही मजे करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन फिर वो उसे गुस्सा दिला देता है। अब मिजुआ कह रही होती है कि तुम्हें पता है इस पेंसिल से मारूंगी ना, और फिर टेप लगा के जा रही होती है। और यहाँ पे देखता है कि इसे भी टेप लगा दिया रहता है, कैरोल को भी। तो कैरोल बोलने की कोशिश कर रही होती है। फिर तोमो कहती है कि आखिर क्या हुआ। तब ये बताती है कि मैंने मिजुआ को किस करने की कोशिश की थी ऐसे ही दोस्ती में, तो उसने मेरे मुंह पे टेप लगा दिया। तब वो कहती है चलो सिर्फ टेप ही लगाया है, वरना वो बहुत कुछ लगा सकती थी। और यहाँ पे ये बंदा ट्राई कर रहा होता है। मिजुआ कहती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए था। वो बोलता है कि मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। तब वो कहती है अच्छा तो तुम मुझे पसंद करते हो, तो अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम मुझे डायरेक्टली अप्रोच क्यों नहीं करते हो, क्योंकि अगर तुम मुझे डायरेक्टली अप्रोच करोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, कम से कम मैं खुश तो हो जाऊंगी और तुम मेरे चेहरे पे स्माइल भी देख पाओगे। तात्सुमी सोचता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मैं बस आपको हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। मगर मिजुआ बिल्कुल भी नहीं हंस रही होती और कह रही होती कि अगर हंसता हुआ देखना चाहते हो तो डायरेक्ट अप्रोच करो, और हाँ अगर मज़ा आ गया मुझे तो मैं एक काम करूंगी कि वो जो पेन था ना, इस बार तुम्हें दिखाऊंगी नहीं, सीधे तुम्हारी आंखों में मार दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे उसे धमकाते हुए चली जाती है, लेकिन ये तो कुछ और सोच रहा होता है। अब तोमो आती है, पूछती कि आखिर यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मगर मिजुआ यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं रही होती है। मिजुआ कहती है कि नहीं भाई मेरी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम एकदम आराम से रहो। तोमो कहती है कि अगर तुम किसी बात से गुस्सा हो तो, लेकिन वो कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, और एकदम आराम से रह रही होती है। तोमो से बात करने की कोशिश कर रही होती है, मगर ये तो यहाँ पे कुछ सुन ही नहीं रही होती है भाई। ये तो अपना अलग ही बात कर रही होती है और तोमो को घुमा फिरा देती है, क्योंकि तोमो इसकी इतनी समझदार बिल्कुल भी नहीं ना रहती है। इसलिए तोमो भी यहाँ पे हैरान थी कि यार ये आखिर गुस्सा क्यों है।
आगे हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ लड़कियों को ये देखती है, सोचती है कि मुझे भी लड़कियों को हक करना है यार। मिज़ुआ कहती है तो अच्छा इसका मतलब तुम्हें भी? तो वो कहती है कि तुम्हें भी से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैं भी लड़की हूँ और मैंने पहले भी लड़कियों को हक करने का कोशिश किया है, लेकिन वो लोग मुझे लड़का समझ लेते हैं क्योंकि मेरा ग्रिप और पावर लड़कों इतना है, उससे ज़्यादा भी है। इसलिए वो लोग मुझे समझ लेते हैं कि मैं उन्हें नुकसान पहुँचा रही हूँ, मगर ऐसा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं रहता है मेरा। मैं तो उनके साथ दोस्ती करना चाहती हूँ, तुम मुझे हक क्यों नहीं करती हो? हाँ, हम लोग तो बचपन के दोस्त हैं और तुमने मुझे कभी भी हग नहीं करने दिया। लेकिन मिज़ुआ कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं है कि मैंने तुम्हें हग नहीं करने दिया है। बात तो ये है कि तुम अपनी पावर को ज़्यादा ही कंट्रोल नहीं कर पाती हो, तुम बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाती हो। तो तोमो कहती है मुझे भी लड़कियों जैसा हैंडशेक करना है, उनके साथ हग करना है, जैसे लड़की एक दूसरे के साथ हरकतें करती है नॉर्मल लड़कियाँ, उसी तरीके से मुझे भी करना है। मगर मिज़ुआ कहती है कि हाँ हाँ, हम लोग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तोमो कहती है हाँ, हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ही पुराने दोस्त हैं। तो वो कहती है कितने पुराने? तो जन्म से ही रहते हैं, क्योंकि इनकी मॉम भी एक दूसरे की दोस्त रहती है, तो ये लोग भी एक दूसरे के बचपन से ही दोस्त रहते हैं। मगर आज तक मिज़ुआ ने उसे कभी भी कुछ वैसा करने नहीं दिया जैसे लड़कियां हरकतें करती है। अब वैसे मुझे पता है कि क्या क्या हरकतें करती है, मगर मैं तुम लोग को बताऊंगा थोड़े, तुम लोग खुद जानो भाई क्या हरकतें होती है और क्या हरकतें नहीं होती है। उसके बाद वो उसे कुछ और बोलती है तो ये काफ़ी शर्मा जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि कैरोल कहती है कि आइए मुझे हक कर लीजिए, क्योंकि कैरोल थोड़ी नासमझ रहती है। अब यहाँ पे वो उसे हक कर लेती है और सोचती है अच्छा तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है भाई, लड़कियाँ काफ़ी कमाल की होती है। उसके बाद हिलते डुलते आ रही होती है जैसे कि क्या हो गया, काफ़ी शर्म भी आ रही होती है। तब वो बताती है कैरोल स्पेशल केस है। फिर जाती है वो दूसरे लड़कियों को भी हक कर रही होती है पीछे से, और काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा होता है, उसे महसूस हो रहा होता है, और बाकी लड़कियाँ भाई इससे डर रही होती है कि आखिर ये क्या हो गया। फिर कैरोल इसे हर दिन हक करते रहती थी। अब एक दिन क्या होता है कि मिज़ुआ को वो कुछ बोलती है हेलो गुड मॉर्निंग, लेकिन वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो इन्हें लगता है कि पता नहीं ये इतना नाराज़ क्यों हो गई है। तो जो कैरोल रहती है वो बता रही होती है कि मैंने तो इसे कभी भी खुश नहीं देखा है, क्या ये नाराज़ है क्या? तब तो वो बताती है कि नहीं वो नाराज़ नहीं है, वो बस उसका चेहरे का एक्सप्रेशन हल्का सा चेंज हो जाता है। अगर तुम बहुत ही बारीकी से देखोगी तो उसका आईब्रो और थोड़ा सा आंख वैसे हो जाता है जब वो नाराज़ होती है। कैरोल कहती है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मेरी वजह से नाराज़ है तो मैं उनसे ज़रूर माफ़ी मांग लूंगी। तो उसके बाद कैरोल जाती है और सीधे बेंच पे अपना सर पटक देती है और कहती है कि मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज़ आप इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। लेकिन जो हमारी मिज़ुआ रहती है वो यहाँ पे भी नहीं हंसती है, और जो कैरोल रहती है वो कह रही होती है कि मैं तो इसी नादान हूँ तो आप इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मिज़ुआ कहती है कि अरे मैं नाराज़ थोड़े ना हूँ और तुमसे तो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हो सकती हो, तुम इतनी ज़्यादा प्यारी बच्ची हो, आखिर तुमसे नाराज़ कोई क्यों होगा। मगर कैरोल कह रहा होता है कि नहीं, अगर कोई बात है तो माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मिज़ुआ कहती है कि नहीं यार, तुम इतना ज़्यादा क्यों कर रही हो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तो अभी भी वो थोड़ी सी दुखी रहती है। तो अब तोमो की बारी रहती है, वो पूछती कि क्या बात है, आखिर तुम इतनी ज़्यादा दुखी क्यों हो? तब ये बताती है कि मैं जिससे दुखी हूँ वो तुम लोग नहीं हो, और तुम लोग बेकार में कोशिश क्यों कर रहे हो? मेरा गुस्सा कहीं और पे था लेकिन मैंने तुम लोगों के ऊपर निकाल दिया, प्लीज़ तुम इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तोमो यहाँ पे उसके मुंह से माफ़ी वर्ड सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोच रही होती है कि वाह यार ये लड़की इतनी ज़्यादा मतलब चेंज हो गई, मुझे यकीन नहीं। और फिर उसके गले को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं और ज़ोर से हक करूँ क्या? तो यहाँ मिज़ुआ कहती है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हक कर ले रही हो, जुनूची को क्यों नहीं करती हो? तब वो शर्मा जाती है और कहती है कि एक लड़की एक लड़के को हक करेगी मतलब ऐसे? तो वो कहती है जुनूची तो तुम्हें बार बार हक करता है, क्या तुमने वो देखा नहीं है? तब वो कहती है कि हाँ, वो मुझे हक करता है, मगर मैं उसे कैसे मतलब हक कर सकती हूँ? आखिर ये तो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉसिबल है, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। तो वो बहुत शर्मीली लड़की रहती है, तुम लोग को मैं बता देता हूँ। लेकिन मिज़ुआ कह रही होती है कि इसमें शर्माने वाली क्या बात है, वो तुम्हें हक कर सकता है, तुम उसे हक नहीं कर सकती क्या? तुम उसे जाओगी और उसे हक करोगी तो वो उसकी थोड़ी मस्ती ले रही होती है, ठीक है, मज़ा आ रहा होता है उसे। बाद में हमें दिखाया जाता है कि जो जुनूची था वो यहाँ छुट्टी होते हुए जा रहा होता है, तो तोमो उसके पीछे आके उसे बहुत ही ज़ोर से हक कर लेती है, और ये देख के ये भी हैरान हो जाता है कि अरे ये क्या हो गया है, मतलब इसने मुझे हक कर लिया। तो वो छुड़वा लेता है और कहता है कि तुम स्कूल कैंपस में ये सब नहीं कर सकती हो। तब वो कहती है कि क्या, तुम जो इतने दिनों से मुझे हक करते आ रहे हो वो उसका क्या है? तब वो कहता है कि वो सब चलता है मगर ये सब नहीं चलता है। फिर उसके बाद तो भाई मुंह मारती है बहुत ही जोरदार उसे। आगे हमें दिखाया जाता है कि तोमो यहाँ पे सो रही थी, अब प्यारी लग रही होती है, सोते वक्त उठती है तो जुनूची यहाँ पे रहता है और कहता है कि हेलो कैसी हो डार्लिंग। तो डार्लिंग यहाँ पे उठ चुकी रहती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तब वो बताता है कि अरे तुम्हारे डैड ने ही मुझे यहाँ पे भेजा है। लेकिन वो बहुत चिल्लाती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो गधे कहीं के। तो वो पूछता है तुम्हारे डैड आखिर कहाँ पे? तब तक उसकी मॉम आ जाती है और फिर वो हेलो आंटी कहता है तो ये उसके कान खींचने लगती है और बताती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो हमेशा डोजो में ही रहता है, वो नहाता धोता सब चीज़ वहीं पे है, डोजो में ही है, और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं, और तुम उसके स्टूडेंट हो तो मैं इसमें तुम्हारी भी गलती मानूंगी। आगे हमें दिखाया जाता है कि कुछ खास तोमो ने बनाया रहता है, मगर ये कुछ खास लग नहीं रहा होता है, ये बड़ा अजीब सा कुछ उसने बनाया रहता है, मगर जो हमारा जुनूची रहता है वो सब चीज़ खा लेता है। उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या है, चाहे तोमो हो या फिर उसकी मॉम हो, वो सब चीज़ हज़म कर लेता है। अब यहाँ पे तोमो की मॉम को गुस्सा आता है कि वो बंदा भी बच्चों जैसा शर्माता है, अगर मैं उसे टच कर दूँ तो वो एकदम बेहोश हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता, हमारी इतनी बड़ी बेटी हो गई फिर भी उसका ये हाल है, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी।
आगे हमें अंकल को दिखाया जाता है। सो जो अंकल रहते हैं यहाँ पे डोजो की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन देखते हैं कि अरे ये क्या, तोमो की मॉम वहाँ पे है, मतलब उनकी वाइफ जब से वो उसे छूती है वो तो भाई बेहोशी हो चुके रहते हैं। अंकल तो एकदम पूकी निकले। और ये बात जुनुची भी बोल रहा था कि तुम्हारे पापा तो एक नंबर के पूकी है, मतलब छूते ही फिसल गए। लेकिन फिर यहाँ पे ये बता रही होती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जब वो लोग कॉलेज में थे ना तब डैड बहुत ज़्यादा मतलब थे, लेकिन डैड थोड़े से पूकी हैं, वो बात अलग है। और जब भी कॉलेज में कोई मॉम को परेशान करता था या उन्हें परेशानी आती थी तब डैड एकदम खड़े रहते थे, मतलब तुम समझ सकते हो कैसा स्टोरी होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों तो अपना अलग प्लान बना रहे होते हैं, और जब तोमो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ क्या, लेकिन तब ये लोग मना कर देते हैं, क्योंकि जो कैरोल रहती है उसे सीक्रेट डेटिंग एडवाइस चाहिए रहती है हमारी प्यारी मिजुआ से। तो ये लोग उसे बोका बना देते हैं और टोपी पहनाते हुए कहते हैं कि जाओ तुम जुनुची के साथ लंच करो। अब जब ये लंच कर रही होती है तो सब लोग बात कर रहे होते हैं, लेकिन जुनुची को लग रहा होता है कि वाह कितना अच्छा है, इसके साथ मैं अकेले खा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जब ये लोग बात कर रहे होते हैं उतनी देर में मिसाकी वहाँ पे आ जाता है। मिसाकी कहता है कि ओ आप इसकी दोस्त है क्या, असल में मिजुआ को वो नहीं जानता था। और फिर वो मिजुआ का हाथ पकड़ते हुए कह रहा होता है कि प्लीज़ आप इसका अच्छी तरीके से ख्याल रखिए, एकदम छोटी सी बच्ची जैसी है, प्यारी सी है, मैं आपको अपनी बहन मानता हूँ, प्लीज़ आप इसका अपने अच्छी तरीके से ख्याल रखिएगा। मतलब एकदम भाई अजीब टाइप का लड़का रहता है, कुछ भी बोलो। और जो कैरोल रहती है वो तो मस्त आराम से। और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है कैरोल तुम अपना ख्याल रखना, मैं इन्हें तुम्हारे हवाले सौंपता हूँ। अब यहाँ पे वो चला जाता है और ये कहती है कि वो तुम्हें बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करता है, लेकिन कैरोल को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है कि हाँ भाई सही में बहुत प्यार करता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये तो गुस्सा कर रही होती है कि तुमने मुझे कहाँ छोड़ दिया। तब तक वो जो लड़की रहती है वो उन्हें बुला रही होती है और तोमो को बताती है कि कैसे एक जो सीनियर बंदा है 3rd ईयर का, वो हमें परेशान करता है। पहले उसने मुझे प्रपोज किया, मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो अब वो मुझे परेशान कर रहा है और वो सभी लड़कियों के साथ ऐसा ही करता है, प्लीज़ तोमो तुम मेरी मदद करो। तो अब तोमो को तो यहाँ पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, कह रही होती है कि अच्छा कौन है वो बदमाश लड़का, चलो मैं तुम्हारे बदले देख लेती हूँ कि कौन है। उसके बाद वो जाती है और फिर भाई वो जो बंदा रहता है वहाँ पे खड़ा रहता है और कह रहा होता है तो तुमने यहाँ पे लड़कियों को बुला लिया, तुम्हें क्या लगता है मैं डरूंगा। और ये एक नंबर का बदमाश गुंडा टाइप का रहता है। तो तोमो कहती है कि मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूंगी, मगर वो तोमो की बात नहीं सुन रहा होता है क्योंकि तोमो लड़की रहती है। हालांकि फिर भी वो उन्हें डरा रहा होता है और तोमो को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसे इग्नोर कर रहा है और कहता है कि हट जाओ यहाँ से। लेकिन तोमो उसे एक लात मारती है तो वो बंदा सीधे वहाँ बेहोश हो जाता है और कहती है तुम लोग क्यों डर रही हो, अगर इसे किसी के पीछे आना होगा तो ये मेरे पीछे आएगा, तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और तोमो का ये रूप देख के दोनों लड़कियां पिघल जाती है और सोचती है ये तो हीरोइन है भाई। आगे हम देखते हैं कि वो बंदे प्लानिंग बना रहे होते हैं तोमो को मारने का, मतलब 1v5 यहाँ पे होने वाला था, लेकिन ये सारी बात जो हमारा जुनुची रहता है वो सुन लेता है कि ये लोग तोमो को मारने का प्लान बना रहे। तो वो जाके उस बंदे को मारता है और ये लोग कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे साथी को मारते हो। उसके बाद तो भाई यहाँ पे लड़ाई हो जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो सारे बंदे यहाँ पे तोमो के पास आते हैं और तोमो के पास आके उससे माफी मांगते हैं। तोमो को समझ नहीं आता। बाद में जब ये जा रही होती है तो जुनुची से कहती है कि पता है क्या हुआ, वो सब चीज़ हुआ और ये तुम्हारे गाल पे चोट कैसे लग गई। तब वो बोलता है कि कुछ नहीं, मैं बस गिर गया था। तोमो कहती है कि तुम मिडिल स्कूल के बाद कुछ ज़्यादा ही गिर रहे हो, तुम्हें इतना नहीं गिरना चाहिए। और वैसे दोस्तों अगर आपको इसका पार्ट 1 अच्छा लगा तो पार्ट 2 के लिए कम से कम 2000 लाइक्स तो तुम लोग इसके ऊपर कर देना। जितना जल्दी लाइक करोगे उतना जल्दी मैं नया पार्ट लेके आ जाऊंगा। वैसे तुम लोग को हैप्पी होली और अच्छे से मनाना।